हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला यानी एक्सरसाइज 7.2 की तैयारी करने वाले हैं हम। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट किया और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस निकालना आप लोगों को आता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना आता होगा, क्योंकि वो अगर चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं यार। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सेक्शन फॉर्मूला से अपन जरा चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कई बार स्टूडेंट जो है समझ तो जाते हैं, मतलब करना तो जान जाते हैं ना कि करते कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये यूज़ क्या है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्यों पढ़ा जाता है। सो एक सिचुएशन लेते हैं अपन, एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज अ टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन ए रिले टावर एट पी बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे। ठीक है, तो पहले एक काम करो, आपको बोला गया कि एक टेलीफोन कंपनी है। ठीक है, तो एक टेलीफोन कंपनी हम बना दे रहे हैं, एक टेलीफोन कंपनी जो है बना देते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ तक हो गया, और इसके बाद एक और लाइन ले लो आप ऐसे। ठीक है, डन। अब इसके आगे की चीज़ें देखो, आपको बोला गया है कि बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो अब इसके नाम रख देते हैं। मान लो कि आपका ओरिजिन है, ठीक है, और इस पॉइंट को ए है ना, ए भी है, ये ओरिजिन पे आपका पॉइंट ए है, और यहाँ कहीं आपका जो है वो पॉइंट बी है। ये बात है, अगर आपको समझ आ रही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ से एक ये लाइन, और बीच में यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट जो है पॉइंट पी है, तो इसका पहले तो हम क्लोन निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, और इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। डन। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं उसको पॉइंट पी कह देते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। अब आगे जरा चीज़ें समझो, ए बी, ए से लेके बी तक मान लो कोई डिस्टेंस है ना, इस पूरे एरिया में एक टेलीफोन कंपनी है जो इस पूरे एरिया में कोई टावर नहीं है, समझो इतनी लंबी कोई इतनी दूरी को है। ठीक है, और ये किलोमीटर्स में ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट, मतलब इसका 1 यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। तो इसमें ऐसा दिया हुआ कि रिले टावर एट पॉइंट पी बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट पी, और वहाँ पे एक रिले टावर टेलीफोन कंपनी लगाना चाहती है इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी, मतलब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम बी, यहाँ से इस टावर का डिस्टेंस जो बी का है ना, ठीक है, इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब ये वाली क्वांटिटी अगर x होती है तो ये वाली क्वांटिटी जो है उसका 2x है, डबल है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, समझे नहीं समझे? यहाँ पे होगा बोला कि डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी, इस बी से इसका डिस्टेंस जो है इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो ए में जितना डिस्टेंस है उसका डबल होगा यहाँ में। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। इफ पी लाइज ऑन ए बी इट विल डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। तो आप 1:2 आपको दिया हुआ, आप जरा देख भी सकते हो ना, ये 1x हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इनको वो करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो 1x अपॉन में 2x, रेशियो क्या मिल जाएगा आपको? 1:2 डिवाइड कर रहा है, तो इससे कहते हैं ट्वाइस होना। 1:2 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को अब 1x और 2x ना लिख के, ठीक है, आप यहाँ पे 1:2 के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप समझो कि रेशियो को ऐसे यूज़ करना है। तो ये आपका यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पे आप 2 लिख दो। यहाँ तक मुद्दा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन। If we take A as the origin and 1 kilometer as 1 unit on both the axes, the coordinates of B will be 36,15। अब ये भी बता दिया है कि आपको 1 किलोमीटर लेना है, 1 किलोमीटर लेना है 1 यूनिट को, तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 36,15 है। अच्छा, 36,15 होने का मतलब ये है सर कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 36,0 हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 36,0। अच्छा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? नहीं पता, तो एक काम करो, मान लो इस कोऑर्डिनेट को x,0 मान लो। बात समझ आई कि नहीं आई? अब सिमिलरली आप ऐसा ही एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ही एक डॉटेड लाइन की ज़रूरत हमें यहाँ पे भी है चीज़ों को समझने के लिए। क्लियर? हमने चलो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। अब इसका भी नामकरण कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट, ये इसको क्यू कह दिया हमने। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ, है ना, कोऑर्डिनेट्स की अगर अपन बात करें तो ये एग्जैक्ट इधर जाके कट करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखना ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ तो नहीं ले सकते, इस चीज़ को यहाँ लिखना पड़ेगा। डन। देखो, इससे यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर दिया,
क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 0,0, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स y है, हमें नहीं पता ना, हमने y मान लिया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या कहना है आपका, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये है ना, ये तो 15 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0,15। चलो, आई होप आपको सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से अब देखो ये पॉइंट P है, ये वो पॉइंट P है जहाँ पे हमें टावर लगाना है, और ये AB वो डिस्टेंस है, सभी के कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने है। अच्छा, अगर ये 0,y है तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा x में तो 36 ही है, तो 36 हो जाएगा। 36, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, वही सेम रहेगा 36, y। सभी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल के रख लिए। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों जो है आपस में सिमिलर है, ठीक है। आप देखें तो उनके ये एंगल्स जो है इक्वल आ रहे हैं, जो एंगल्स मैंने मार्क किए हैं। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये रेशियो लेना है, ठीक है, AP, ठीक है, AP ये वाला पार्ट, तो दिस अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा, ठीक है, PB है ना, PB लिख देते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, A, इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं रखा क्या हमने, इस पॉइंट को चलो हम M कह देते हैं ना, AM कह दिया हमने, और इसको हमने कह दिया N। तो इस देखो छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, डिवाइड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस आ जाएगा आपका AM, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, PQ, डिवाइड बाई PQ। अच्छा, अब छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, इसका परपेंडिकुलर है PM, तो लिख दीजिए यहाँ पे PM, एंड डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर कितना है, BQ, तो हमने रख दिया डिवाइड बाई BQ। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम फटाफट, ठीक है। AP वो देखो तो ये 1:2 में बटा हुआ है, यानी 1/2 भी 1/2 आ जाएगा। देख लीजिए AP की लेंथ 1, इसकी लेंथ 2 आ जाएगी, तो 1x और 2x कट के 1/2 आ जाना है। अब AM और PQ की बात करते हैं। अब AM वाली जो लेंथ है ये तो x हो जाएगी, AM की लेंथ कितनी आ जाएगी, x, पे यहाँ पे हमने लिख देना है x, डिवाइडेड बाई PQ के बारे में बताओ सर, PQ की लेंथ कितनी होगी। अब जरा समझो ये टोटल 36 है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ये लेंथ तो चाहिए ही नहीं, मतलब ये वाली लेंथ मुझे क्या कर देनी है, ये वाली लेंथ माइनस कर देनी है 36 में से। तो 36 टोटल था, तो 36 में से x माइनस कर देंगे, यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 36 माइनस x इज इक्वल टू। अब PM की बात करो, PM की लेंथ कितनी है, देखो ये वाली लेंथ कि ये y था, तो ये भी आपकी y हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने लिख देना y, डिवाइडेड बाई BQ के बारे में बताओ सर, BQ, तो ये टोटल आपका 15 था, लेकिन मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए था, इतना चाहिए मुझे, मतलब नीचे वाला माइनस करना है क्या, नीचे वाला y था, 15 में से y माइनस कर दो, 15 में से y माइनस कर दो, तो 15 माइनस y, ये हो गया आपके रेशियोज लिख दिए गए। ये इतना ही आसान है, इसी तरीके से आपको यूज़ करना था। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद जो है आप इन दोनों को इक्वल कर दो, एक बार इसको इक्वल कर दो, पहले इसको इक्वल कर देता है। सो 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन में 36 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 36 इज इक्वल टू 3x, एंड ये यहाँ पे 36 लिखो, 36 इज इक्वल टू 3x, देखो 3 1 जा और 3 12 जा, तो x की वैल्यू जो है 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, y के लिए भी सेम, अब 1/2 को इक्वल कर दो किससे, y अपॉन में 15 माइनस वाई से, 15 माइनस वाई से, तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, सो 15 इज इक्वल टू 3y, 3 1 जा 3 5 जा, तो y इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी हमने x और y क्या निकाला है ना, x देखो ये है, मतलब इसके x की वैल्यू आ गई, इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 12, और y कोऑर्डिनेट अगर देखें इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया अपना 5 आ गया, तक 12,5, यानी x एक्सिस में 12 किलोमीटर और y एक्सिस में 5 किलोमीटर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप यहाँ पे टेलीफोन कंपनी जो है यहाँ पे अपना रिले टावर लगा सकती है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से जितना रहेगा उसका डबल होगा डिस्टेंस यहाँ पे। तो इस टाइप का रियल लाइफ प्रॉब्लम से आप इसको रिलेट कर सकते हो, सचिन फॉर्मूला ऐसे काम आएगा, ऐसे यूज़ होगा। हमने अभी किसी फॉर्मूले की बात नहीं की, हमने बेसिक गणित लगाई यहाँ पे कैसे कैसे इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, बात समझ में आ गई क्या। अब इन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करना है और देखना है क्या फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। तो सेक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए सेम अगेन आपको वही चीज़ें करनी है, आपको बनाना है ग्राफ, ठीक, हमने बनाना है ग्राफ, तो हमने बना दिया सर, एक ग्राफ बना दिया।
उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है, एक लाइन बना दो, हमने वो भी बना दिया। अब उसके बाद आपको लाइंस बनानी है, ऐसे डॉटेड लाइंस। तो ये इसको ऐसे कर दिया हमने, फिर यहाँ से इसी की क्लोन रखो और इसको आप कर दो यहाँ पे समथिंग, इसको भी हमने ऐसे कर दिया। फिर आपको इसका भी क्लोन ले लेना है और इसको कर देना है यहाँ पे। क्लियर? चलो, हमने जो है ऐसे 3 लाइंस बना दी। अब ये 3 लाइंस काफ़ी हैं क्या? नहीं, ये 3 लाइंस काफ़ी नहीं है, आपको इससे भी तो बनाना पड़ेंगे। तो इसको भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाली लाइन भी ध्यान रखना, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। चलो, इसको एग्जैक्ट यहाँ पे और इसे थोड़ा मूव करके एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, हाँ, अप्लाई हो गया। चलो, अब एक और लास्ट करना है, अब एक और लास्ट ऊपर वाले गई, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। अब आपको नामकरण कर लेना है सर। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, इसको हमने कह दिया पॉइंट बी, इसे हमने कह दिया पॉइंट पी। बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x, y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो आप x1, y1। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई तो आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन से समझ में आएंगी। अच्छा, अब ये ए बी है, इसके सभी के नाम रख लो। मान लो कि ये m है, ठीक है, ये आपका n है, ठीक है, m n और m n, इसको कुछ भी मान सकते हैं अपन। मान लो क्या मान लें अपन, m n c मान लो, ठीक है। और इसे जो है, इसे आप कह लो p q n और ये आपका हो जाएगा r, p q r, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में भी नाम रखना पड़ेगा अपने को, तो इसको आप कह दो, ठीक है, ये a है, इस चीज़ को हम d कह लेते हैं, इसको e कह लेते हैं, इसको हमने f कह दिया। चलो, सभी का हमने नामकरण कर लिया। जितने भी आपके डॉटेड लाइन्स हो वो इमेजिनरी हैं, वो आपको सिर्फ इमेजिन करना है। और जो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो डॉटेड नहीं है, ठीक है, वो आपको रियल लाइन। तो ये सारे इमेजिनरी लाइन हैं जो हमें कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, बाकी इनका कोई काम नहीं है अपने लाइफ में। ठीक है सर, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। अब जरा मुझे आंसर देना स्टार्ट करना है। अगर इससे कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो इस नीचे वाले के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या उनकी वैल्यू x1, 0 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी जो वैल्यू है वो x, 0 हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x2, 0 हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर इस साइड की बात किया जाए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, y1। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 0, y, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, y। इसकी क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे जरा बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अब अगर आप एंगल ना, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलैरिटी से अपन ये कह सकते हैं, एंगल सिमिलैरिटी से हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा है, ये देख लो, ये वाला ट्राइंगल ना, ये और ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है PAD, है ना। ट्राइंगल PAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ये PAD ट्राइंगल किससे सिमिलर है, BPF है, BPF के सिमिलर है, BPF। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे कह सकते हो, देखो इनका सेमी वर्टिकल एंगल दोनों का देखो इक्वल है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। ये 90 डिग्री इक्वल है, देखो दोनों के अंदर। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना है, और ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, मतलब इनके साइड्स का जो रेशियो आएगा वो रेशियो इक्वल आएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दो ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के अंदर, ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, दो सिमिलर ट्राइंगल के बीच में साइड्स का रेशियो जो हमेशा इक्वल आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब दिस साइड बाई दिस साइड हमने करना है अपने को यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं, लिखते हैं अपन फटाफट से। तो हमें करना है बड़े वाले ट्राइंगल का, आप मान लो ना, इसकी लेंथ जो आप मान लीजिए M1 है, और इसकी लेंथ को आप मान लीजिए यहाँ पे ये M2 है। तो अब स्टार्ट करो, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस। तो बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस कितना है M1 डिवाइड बाय छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस कितना है M2 इज इक्वल टू। अब बताओ बड़े वाले ट्राइंगल का बेस, अब ये बेस कितना हो जाए ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, अगर ये लेंथ है जो x, 2 पॉइंट, यही तो इसका लेंथ है, ये इतना, मतलब ये लेंथ इतना होगा, ये दोनों सेम आएंगे। अच्छा, 2 पॉइंट अगर x एक्सिस पे हो तो उनका डिस्टेंस कितना आता है सर,
दो पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर हो तो उनका डिस्टेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1, दैट इज x माइनस x1। तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस x1, ध्यान रखना x माइनस x1। तो यहाँ पे आप लिख दो ना x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, अब छोटे वाले ट्रायंगल की बेस की बात करें, ये रहा छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, तो इसका जो बेस है वो कितना हो जाएगा, x माइनस, ये आपका x2 है, x2 माइनस x आ जाएगा, x2 माइनस x। तो यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x। ध्यान दें सिर्फ x है, x1 x2 और x को अलग अलग रखना है, तो ये आ जाएगा आपका x2 और माइनस क्या हो जाएगा x। तो हमने यहाँ लिख दिया x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब दोनों ही ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर ले लो आप, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, देखो ये y है तो y माइनस y1 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे y माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई, इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y। ये टोटल आपका y2 है, y2 में से आपको इतना एरिया कट कर देना, तो y2 में से माइनस कर देना है y को, समझ आया क्या, तो y2 में से हमने माइनस कर दिया y को, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कर देना इनको इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। तो कैसे इक्वेट करेंगे, तो आइए सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि m1 बाई m2 जो है वो इक्वल आ रहा है x माइनस x1 एंड डिवाइड बाई x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x और माइनस m2 x1। अच्छा इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक में x2 है एक में x1 है, और बाकी के ये दो जिनमें सिर्फ x है, x और x1 नहीं, x1 x2 नहीं है, तो सिर्फ x वाले को आप एक साइड कर दो। तो हमने m2x यहाँ पे ऑलरेडी था, इसको हम इधर लेके गए, इसको हम इधर लेके गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस m1x। अच्छा इस साइड क्या है सर, इस साइड है हमारे पास m1x2, माइनस वाले उधर लेके क्या हो जाएगा प्लस m2x1। अच्छा अगले स्टेप में क्या करना है, इसे आप लिख दो m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू, देखो दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है m1 प्लस m2। समझ आया क्या, अब ये m1 प्लस m2 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली कि m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट भी जिस भी रेशियो में डिवाइड करे, अगर वो रेशियो m1 रेशियो m2 है तो उसके x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो ये आएगी, उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आएगी। इस चीज़ को ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो ये आ गया उसका x कोऑर्डिनेट। अब उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो y कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसके साथ भी आपको सेम यही चीज़ करनी होगी जैसे आपने इसके साथ किया, ठीक है। तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिमिलर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब अगेन जो y वाले हैं उनको इस साइड एक साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप एक साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका m2 y प्लस m1 y, और ये एक साइड आ जाएंगे, ये हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1। सो m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू y ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। एंड जैसे आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो वैसे इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपने x की तरह y भी निकाल लिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने के सेक्शन फॉर्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ध्यान रखना यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है, याद करना बड़ा ही आसान है, सिमेट्रिक होते हैं 1 2 2 1। देखो m1 x2 है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 उल्टा m1 x2 m2 x1, और सिमिलरली यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे सेम है m1 प्लस m2 दोनों में आएगा। m1 m2 क्या है सर, m1 m2 रेशियो है सर, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना वो रेशियो है, ये रेशियो ध्यान रखना आपका, m1 m2 क्या है, रेशियो है। आगे बढ़े अपन, चलो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि हमारे पास दिया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये क्या बना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान से आप देख। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे एक लाइन, अब इस लाइन के अंदर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने सेक्शन पहले वीडियो में यूज़ किया है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट वीडियो में यूज़ किया, आप देखना मिड पॉइंट फॉर्मूला।
जैसे मान लो कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए और ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, तो यहाँ पे एक रैंडम एक पॉइंट हमने पी लिया जहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। अब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, वो मिड पॉइंट हो गया। अब पी जो है इसका मिड पॉइंट है। अब मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालना, तो मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 ये हैं, क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x, y मान लीजिए। अब जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसे जो है स्पेशल केस कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूले का। किससे कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस। ऐसा काहे सर, ऐसा काहे होता है, चलो बताते हो तुम्हें। अब तुमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है ये x निकालना है ना। अब रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये मिड पॉइंट है, अगर ये 10 मीटर का होगा तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर आएगा, नहीं समझे क्या, 5 इधर और 5 इधर। अगर ये 100 का होगा, अगर ये 100 का होगा तो 50 इधर और 50 मीटर इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 24 मीटर्स का हुआ तो 12 मीटर इधर और 12 मीटर इस साइड आएगा। इसका मतलब ये सर कि ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। तो जब आप इनका रेशियो लोगे, जब आप इनका रेशियो लोगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, समझे। अब इनकी मतलब m1 भी आपका 1 है और m2 भी आपका 1 है। अब चलो आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। सो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 की जगह आप 1 रखोगे और x2 को x2 रहने दिया, प्लस m2 की जगह पे भी आपको 1 रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 1 + 1 आ जाएगा नीचे, 1 + 1। सो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x2 + x1, x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब सहूलियत के लिए है ना, चीज़ें बस थोड़ी सी खूबसूरत नजर आए, 1 पहले ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि देखो एडिशन में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 में 3 हो जाए, 3 में 2 हो, तो इससे लिखा जाता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला से डिराइव होगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फार्मूला सर आप तो बोलते हो सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं तभी बोलते हैं आपको, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, समझे। चलो अब इसको जो है थोड़ा सा रंग बदल देते हैं इसका, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको समझ आएगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फटाफट से बताओ मुझे y क्या आएगा। आपका जो y है वो भी यही आने वाला है, आपका जो y है वो भी यही आएगा, करके देखें अपन। चलो सो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब y की जगह पे y रहने दो, m1 की जगह पे 1 रखोगे, ये आपका हो जाएगा y2 और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। सो बेसिकली y इज इक्वल टू y2 + y1 डिवाइड बाई 2। एंड अगेन सहूलियत और उसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हम इसे कर देंगे y1 + y2 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला से जस्ट सिमिलर डिराइव होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो डिवाइड बाई 2 करो और दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ो डिवाइड बाई 2 करो, आपको उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा सर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। जब तक सवाल नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला सवाल दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -- 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अच्छा ये इंटरनली क्या है सर, इंटरनली दिया है मतलब कुछ एक्सटर्नली भी होता होगा क्या, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, एक्सटर्नली भी होता है, बट एक्सटर्नली वाली चीज़ें जो है आपके 10th क्लास तक नहीं है, वो 11th क्लास में आती है, ठीक है। 10th क्लास तक आपको सिर्फ इंटरनली ध्यान रखना है। तो सर ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, जस्ट एक बार एक झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो ये लाइन है, तो इस लाइन के अगर आप अंदर कोई पॉइंट बना रहे हो, कोई अंदर आपने पॉइंट बनाया है ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं इंटरनल डिवीजन, क्योंकि इंटरनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यही अगर आपने इस लाइन के बाहर, ठीक है, इस लाइन के बाहर आप कोई पॉइंट लेके जा रहे हो, ठीक है, इस लाइन के आप बाहर कोई पॉइंट भी आ रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, इसे कहते हैं एक्सटर्नली। और इसके फॉर्मूले में ना आपको माइनस साइन देखने मिलेगा जहाँ जहाँ प्लस है, हालांकि ना नीचे वाले साइन में आपको माइनस देखने मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपना पार्ट नहीं है ना सर। आप तो 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए जानना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, तो आप इंटरनली मान के चले, इंटरनल सिर्फ एक ही चीज़, कन्फ्यूजन ना रखें,
सिर्फ इंटरनल होता है और इंटरनल का फॉर्मूला मुझे पता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक लाइन लेनी है, हमने एक लाइन ले ली। इस लाइन के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है सर? 4,-3। तो इसको हमने लिख दिया 4,-3। ये आपका हो गया लाइन पॉइंट ए, और ये हो गया आपका पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया 8,5। 8,5 और ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब इसके अंदर कोई पॉइंट है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट पी ले लिया। मुझे इतना पता है कि ये इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर 3 पार्ट आएगा और इसका इधर 1 पार्ट आएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट बताना मुझे x, y, ये क्या होगा, कैसे निकालोगे? हमारे पास याद है फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। सो x = m1 कितना आपका 3 और x2 कितना है? x2 देखो, अब ध्यान रहे, ये x1 x2 और ये x1 y1 और ये x2 y2, ध्यान रखिए, आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। तो x2 कितना आ जाएगा? x2 आ जाएगा आपका 8 प्लस m2 कितना आ जाएगा 1 और x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1, क्योंकि m1 + m2 होगा। सो x = 8 3 = 24 + 4 डिवाइड बाई 4। x = आपका आ जाएगा 28/4, जो कि आ जाएगा आपका 7, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब y के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो y = होता है, क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। सो y = 3 टाइम्स ऑफ y2 कितना है सर? 5 है ना। m2 कितना है 1 और y1 कितना है -3। हो गया आपका काम, है ना। 3 + 1 कर दो, समझे बबुआ? 3 × 5 हो जाएगा 15 और -3 डिवाइड बाई 4, और 15 - 3 कितना होता है सर? 12 होता है। 12/4, 4 1 = 4 3 = सो बेसिकली वी कैन राइट इट y = 3। तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट मिल गए, 7,3 कोऑर्डिनेट आ गया। इस पॉइंट P का जो इसको 3:1 में डिवाइड करेगा उससे कोऑर्डिनेट है 7,3। क्लियर? इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब याद है बाइसेक्ट, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, ध्यान रखिए। इंटरसेक्ट एक होता है बाइसेक्ट, ठीक है। इन दोनों फर्क होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, है ना, मतलब जब दो लाइनें जो कट करे तो कट करना कहते हैं। बाइसेक्ट क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में कट करना, ये बात ध्यान रखना। इक्वल पार्ट्स में कट करना, इसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। क्लियर? और कितने इक्वल पार्ट में? बाई का मतलब क्या होता है? 2। याद है बाइनोमियल पढ़ी थी, 2 टर्म्स। तो 2 पार्ट में, है ना, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में कट करेगा और दोनों पार्ट इक्वल होंगे, इस बात का खास ध्यान रखें। अब सिमिलरली अगर मान लो ट्राइसेक्ट वर्ड यूज़ किया जाए तो ट्राइसेक्ट आपको मतलब समझना होगा। ट्राई मतलब 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना इस कॉल्ड ट्राइसेक्ट। ऐसे ही मान लो आपको 4 सेक्शन बता दिया, 4 सेक्शन, है ना। तो 4 सेक्शन मतलब क्या हुआ कि 4 इक्वल पार्ट में कट करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये 4 सेक्शन ट्राइसेक्ट ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो फिर वो मिड पॉइंट हो जाएगा। आप देखो एक लाइन को अगर आप बाइसेक्ट करो, बीच में 2 इक्वल पार्ट में कट किया आपने, तो मिड पॉइंट हो गया ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर ट्राइसेक्ट हुआ तो ट्राइसेक्ट में आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। जरा देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आगे हमने ले ली एक लाइन, अब इसको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये लेट से कि ये पहला पॉइंट अपना ए है, इसको हमने कह दिया पॉइंट बी। अब यहाँ कहीं तुम्हें लेना पड़ेगा एक पॉइंट पी और इधर कहीं लेना पड़ेगा पॉइंट क्यू। तो लेट से ये पॉइंट पी हो गया सर, और इसको हमने कह दिया ये पॉइंट क्यू हो गया। सो पी और क्यू 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए। अब आप कैसे निकालोगे? देखो अब ये लाइन की हमेशा इसमें कुछ सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ 2 ही टाइप के सवाल आएंगे, सिर्फ 2 टाइप के सवाल आएंगे। कौन सा? देखो आपका टाइप 1 जो होगा, ठीक है, टाइप 1 के अंदर आपको ये देखो a और b, x1, y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2, y2, ये आपका b है, ये आपका a है। ये आपको दिया जाएगा हमेशा, चाहे टाइप 1 वाला सवाल हो चाहे टाइप 2 वाला सवाल हो, ये आपको हमेशा देंगे। ये आपको हमेशा दिया जाएगा, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। तो सर क्या नहीं दिया जाएगा उसके बारे में बताओ, ठीक है। आपको ये तो हमेशा देंगे। पहले वाले टाइप के अंदर क्या होगा कि आपको एक पॉइंट P बोल देंगे, है ना, एक पॉइंट P दे देंगे और बोलेंगे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, है ना।
रेशियो दिया होगा m1 रेशियो m2, आप तो बोलेंगे ये फाइंड करो, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करो, फाइंड करो, रेशियो देंगे और कोऑर्डिनेट निकालने बोलेंगे। देखो ए और बी तो हमेशा दिया रहेगा, रेशियो दिया है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल दो। और दूसरे टाइप में क्या होगा, दूसरे टाइप में जो है आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट दे देंगे x, y, बोलेंगे रेशियो बताओ क्या होगा, m1 रेशियो m, ये फाइंड करना है, फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड, समझे क्या। पहले वाले में रेशियो देंगे कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, दूसरे वाले में कोऑर्डिनेट देंगे रेशियो पूछ लेंगे, यही दो टाइप के सवाल बनेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा टाइप इस सवाल के अंदर नहीं आएगा। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे सवाल आ सकते हैं, उसका अलग से बताएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ यही दो टाइप बनेंगे, रेशियो देके कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट देके रेशियो पूछेगा। अगर मेरी बात आपको समझ आ गई हो, अगर मेरी बात आपको समझ आ गई हो, ये तो गलत हो गया, तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये नहीं मूव होने वाला, ये बात तो क्लियर है, छोड़ो जाने दो, अपन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप उसे मिटाया जाएगा फिर लास्ट में। तो हमारे पास दिया हुआ है एंड अब कोऑर्डिनेट, सर आपने तो कहा था कि रेशियो देगा तब कोऑर्डिनेट पूछेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो नहीं दिया है सर, कहीं तो रेशियो नहीं दिख रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिख रहा है मुझे ए और बी के। तो जो दिख रहा है पहले वो तो कर दो यार। इसको हमने कह दिया 2, -2 और इसको हमने कहना है -7, 4। अब बताओ रेशियो कहाँ से लाए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, इसने कहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक हिस्सा है और यहाँ पे कितने हिस्से आएंगे, 2 हिस्से आएंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 होना चाहिए, हाँ या ना। बात समझ आई कि नहीं आई। यहाँ पे एक हिस्सा, यहाँ पे 2 हिस्से हैं। और सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, देखो इस साइड 1 और 2 और इस साइड कितना, सिर्फ 1, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो इस साइड से 2 है और इस साइड से 1 है। तो ये होता है आपका ट्राइसेक्ट के अंदर रेशियो निकालने का तरीका। मतलब आपने यहाँ पे लिख देना है, इसका रेशियो आ जाएगा 1:2 और इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। अब कैसे निकालोगे सर, पहले x इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। पहले हम निकालेंगे p के कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्लियर। और इसी के अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बस वैल्यू रख दो आप, अब बस वैल्यू रखनी है। सो x इज इक्वल टू m1, देखो m1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और x2 की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस m2 कितना आ जाएगा, 2 और x1 कितना आपका, x1 है 2, डिवाइड बाई 1 + 2 आ जाना है। सो x इज इक्वल टू -7 + 4 डिवाइड बाई 3 और ये आ जाएगा आपका -3 डिवाइड बाई 3 जो कि कट के आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 आ गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया। मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, कितना आ जाएगा, -1। अब y कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू m1 की जगह पे 1 आएगा, y2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना है, 1 और y1 कितना बताओ, y1 है आपका -2, y1 आ जाएगा -2। अब जरा अगर आप सॉल्व करो तो 1 + 2 नीचे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4 - 4 अपॉन में 3 एंड 4 - 4 तो 0 होता है सर, 0/3 का मतलब 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका -1,0। क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही। अगर ये चीज़ों को आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो जस्ट बगल में हमें निकालना है इसके बाद वाली चीज़ें को, मतलब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप चर्चा करनी है, क्या होंगे कैसे होंगे, उन चीज़ों को निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालोगे सर। अगेन पॉइंट क्यू के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 की जगह पे क्या रखोगे, m1 देखो कितना है सर, 2 है, तो m1 की जगह पे 2 आ जाएगा और x2 की जगह पे कितना आ जाएगा, -7 प्लस m2 कितना है इसका, m2 है 1 और m2 के बाद क्या आएगा, x1 कितना है, 2, x1 आपका है 2। अब सॉल्व करो, नीचे आ जाएगा 2 + 1। सो x इज इक्वल टू -14 और +2 डिवाइड बाई 3। सो x इज इक्वल टू -14 + 2 कितना होगा, -12। तो ये आ गया आपका -12 अपॉन में 3, 3 4 जा। सो x की वैल्यू आ गई आपकी -4। x की वैल्यू -4 आ गई। अब y कोऑर्डिनेट निकालो। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सो y इज इक्वल टू क्या होता है,
m1y2 प्लस m2y1 है ना, इनको मिटा देना चाहिए क्या? मिटा देना चाहिए क्या अपने? चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इन चीज़ों को साइड करो, इससे एक बार हटाने की कोशिश कर ली जाए। अगर हट जाते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, आपकी नसीब अच्छी थी। आपकी क्या कह सकते हैं कि हमारी नसीब अच्छी थी। डन, ये आपका हो गया टाइप 1, ये हो गया आपका टाइप 2। ये भी हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए, टाइप 1 टाइप 2। अब यहाँ पे अगर आप निकालो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो m1 की जगह पे फिर से 2 रखोगे, y2 की जगह पे कितना आएगा, y2 यानी 4 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 1 और y1 यानी -2। सो अगेन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1। अब देखो 2 4 8 आ गया और -2 आ गया, अपॉन में आ जाएगा आपका 3 और 8 - 2 जो होता है 6, 6/3 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ गए -4,2। तो लिख देना यहाँ पे -4,2। तो आपको बस 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक और कुछ नहीं। पॉइंट पी के लिए अलग और पॉइंट क्यू के लिए अलग। ये क्यों दिया गया सर? ये इसलिए दिया गया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब आप नॉर्मल में आप 1 बार करोगे, आप ट्राइसेट में आपको 2 बार करना पड़ेगा, 4 सेक्शन में तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। समझ रहे, 1 2 और एक और इस पार्ट आ जाएगा 4 सेक्शन में। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपन। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज। अच्छा, ये सेम सवाल था क्या? फर्स्ट सवाल सा सेम था। एग्जाम्पल 8 किया था क्या हमने? एग्जाम्पल 7 किया था, 2 - 2 -7,4। 2 - 2 -7,4। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8 की जगह पे एग्जाम्पल नंबर 7 वापस से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 तो आपका रह जाएगा। फिर तो आप ट्राई करें उस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करना एक टाइप के लिए ना। 9 से ही अपन स्टार्ट कर पाएंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दिस ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आ गया ये सेकंड टाइप। कौन सा टाइप है ये? सेकंड टाइप। देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द रेशियो। इसके अंदर आपको रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे सर? रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो रेशियो निकालने का क्या तरीका होगा। अगर आपको रेशियो निकालना है, टाइप 2 आ गया, तो क्या करना है? पहले तो फिर से तो ये ड्रॉ कर लो सर। ड्रॉ करने के बाद ए और बी के दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। एक दिया हुआ 5,6 और आपको दूसरा दिया हुआ 5,-6 है ना, 5,-6 एंड दूसरा दिया हुआ है -1,-4। क्लियर? ये दोनों आपका एक पॉइंट ए है और ये जो है एक आपका पॉइंट बी है। अब इसमें बोला गया फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इसको जरा समझना, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मान लो कहीं ऐसे हमने एक्स बना दिया है ग्राफ और एक रैंडम लाइन बनाई आपने जो कुछ ऐसे गुजर रही है। तो देखो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है ना, वाई एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बस ये लाइन को मैंने ऐसे सीधा करके, इसी लाइन को ऐसे सीधा करके यहाँ बनाया हुआ है। तो मतलब ये पॉइंट है जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस को 2 हिस्सों में कट कर रहा है। आप जब समझो, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि उसका x तो 0 हो जाएगा, कन्फर्म x 0 आ जाएगा और y तो y रहेगा। y कोऑर्डिनेट के बारे में आप कुछ बता नहीं सकते कि ये कहाँ पे, y = 3 पे है, 4 पे है, 5 पे नहीं बता सकते। तो उसको वैसे छोड़ देना, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें ले लेना है। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो 0, y हमें यहाँ पे लेके आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, और कोऑर्डिनेट ले लिया इसके 0, y। अब बताओ सर ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? कोऑर्डिनेट्स आपको या तो दिए होंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, एग्जांपल नंबर 8 जो छूटा है ना उसके अंदर देखना दोनों कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, सिर्फ रेशियो निकालना है। एग्जांपल 9 भी सेम है, उसमें आपको कोऑर्डिनेट लेकिन खुद से निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट देखा खुद से, 0, खुद निकाला हमने। अब बताओ रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो कैसे निकालना है। सेम एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, कोई अलग अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि m1 x = m1x2 प्लस m2x1 m2x1। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में खास बात ये होती है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड करेगा। सबसे पहली बात कि एक उनमें से कोई 0 हो जाएगा। दूसरी काम की बात ये हो जाती है सर, दूसरी काम की बात ये हो जाएगी कि आपको इसके अंदर जिसके अंदर रेशियो निकालना है, x या y दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं करना है। रेशियो निकालना है, या तो x वाला निकालूंगा या तो y वाला निकालूंगा, दोनों में से कोई एक ही करूंगा मैं और आंसर आ जाएगा मेरा। तो सर यहाँ पे x वाला क्यों लिया आपने, y वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि y वाले में देखो वेरिएबल है,
लेकिन x वाला वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो मुझे पता है 0 होगा, है ना। तो y वाले तो वैल्यू दी नहीं है, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप उसे नहीं करना चाहिए आपको। तो समझ आया आपको सिलेक्शन कैसे करना है। मान लो अगर दोनों कोऑर्डिनेट दिए होते तब आप x और y दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दो में से अगर सिर्फ एक दिया है एक नहीं दिया है तो आपको वही लेना जो आपको दिया गया, इसलिए मैंने x कोऑर्डिनेट पिक किया है। तो यहाँ हमने कर देंगे 0, m1 की जगह पे हम रख देंगे m1 और x2 की जगह पे कितना आ जाएगा -1 प्लस m2 की जगह पे m2 और x1 की जगह पे आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा सर, ये आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 इसको टांग के यहाँ लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 5m2। अब देखो m1 के नीचे m2 जाना चाहिए, है ना, और इसके ये क्रॉस में देखो, तो ये क्या आ जाएगा m1 के नीचे क्या आ गया m2 और इज इक्वल टू यहाँ क्या था 5 और 5 के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो 5/1 मतलब ये 5:1 में डिवाइड करेगा। ये बात समझ आ गई आपको, डिवाइड करना 5:1 में ये डिवाइड कर देगा। अब ये आपका आधा सवाल हो गया। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये पॉइंट भी बताना है। तो सर एक तो 0 का, लेकिन y कितना होगा, y के बारे में तो नहीं पता है। हाँ आपको ये मालूम पड़ गया कि इनके जो रेशियो है वो 5:1 है, तो अब आप यहाँ पे 5:1 यूज़ कर सकते हो, 5:1। अब कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो आपको x ऑलरेडी दिया हुआ है 0, खाली y ही तो निकालना है। अब y के लिए क्या करेंगे सर, y निकालने के लिए लगा दो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर लेकिन आपने तो कहा था कि दोनों में से किसी एक से काम हो जाएगा, बिल्कुल दोनों में से एक से काम हो जाएगा, लेकिन कौन सा काम, रेशियो निकालने वाला। देखो आपका रेशियो निकल चुका है, अब आप रेशियो के लिए ये मेहनत नहीं कर रहे हो, ये मेहनत क्यों कर रहे हो आप, ताकि आपको ये y कोऑर्डिनेट भी मिल जाए। y के लिए तो y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना आप तो। सो आपको m1 की जगह लेना पड़ेगा 5, y2 की जगह लेना पड़ेगा आपको -4 प्लस m2 की जगह आप लेंगे 1 और y1 की जगह लेंगे आप -6 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 + 1। बस आपका आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा -20 -6 डिवाइड बाई 6, तो ये आपको मिलेगा -26 डिवाइड बाई 6, जो कि क्लियर कट हो गए समथिंग -13/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। समझ आया क्या, इस तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या, इफ द पॉइंट समथिंग आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अगर याद हो तो हमने पहले लेक्चर में पैरेललोग्राम जैसा सवाल किया था कि नहीं किया था, क्या था उस सवाल में, उस सवाल के अंदर भी यही था कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था। नहीं, उसमें आइडेंटिफाई करना था कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई किया था हमने, आपको मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहला काम तो आप ये करो, कोऑर्डिनेट लिख लो। तो ये दिया हुआ है 6,1 पॉइंट ए, पॉइंट भी दिया हुआ है 8,2, पॉइंट सी आपको दिया हुआ है 9,4 और पॉइंट डी आपको दिया हुआ है P,3। क्लियर। अब इसमें आपको क्या बोला है, अब P की वैल्यू बता दो आप, ये ना कहाँ गया P,3, P की वैल्यू बता दो। अब अगर याद हो तो मैंने इसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या लेना है यहाँ पे, इसमें डायगोनल तो आया ही नहीं है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ diagonals will have common midpoint। अब ये कैसे बता रहे हैं आप, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने ये डायगोनल बनाया, ठीक है, एंड सिमिलरली आपने जो है ये वाली डायगोनल भी ड्रॉ की। तो अब इसमें होगा ये कि जब आप ये डायगोनल्स बना दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला इक्वल आएंगे और ये वाला इक्वल आएंगे। तब ये दो, इसका मिड पॉइंट हो गया ये और इसका मिड पॉइंट हो गया ये, तो दोनों का मिड पॉइंट तो सेम हो गया, दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा।
तो अब आपको इसी कंसेप्ट पे इसका आंसर निकालना है। कैसे सर मिड पॉइंट सेम आएगा? अब जरा देखो, एक तो आपको पता है और एक आपको नहीं पता, तो पहले जो पता है वो निकाल लो। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे AC का मिड पॉइंट, जिसे O कह लो, AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? तो मिड पॉइंट ऑफ AC अगर निकालना है, O के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 यानी 6, अच्छा m1 प्लस m2 नहीं, याद है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2/2, तो दोनों का x को ऐड करो, यानी 6 प्लस 9, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको याद रहे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इसमें y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इसमें y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? तो x कॉमा y निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका x और y हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सो कर दो इक्वल, x1 की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन में 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 अपॉन में 2। ये आ गया इसका, ये हो गया आपका 15/2 और ये हो जाएगा आपका 5/2। तो ये आ गए इसके मिड पॉइंट, x को हमें इसके मिड पॉइंट आ गया। अब यही मिड पॉइंट मुझे यहाँ से भी मिलना चाहिए, तो चलो इसको इक्वेट कर देते हैं इस साइड से। हमें x1 कितना है? p प्लस 8, तो ये हो गया p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 प्लस 2 है ना, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब जब आप इक्वेट करोगे तो आपको ये चीज़ मिले, दिख रहा होगा कि p प्लस 8 अपॉन में जो 2 है वो ऐसे का वैसा रह जाएगा, है ना, और कॉमा ये जो है आपका 5/2 आ जाएगा। आप देख पाओगे, है ना, कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम आ गया, 5/2 आ गया, लेकिन x कोऑर्डिनेट, अब क्योंकि दो चीज़ें याद है, स्टार्टिंग बताया था ऑर्डर्ड पेयर, कि अगर कोई दो चीज़ें अगर ऐसे इक्वल दी हुई है तो वो तभी मुमकिन है जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स कि 15/2 इज इक्वल टू p प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटा, 15 इज इक्वल टू p प्लस 8। अब 8 को टांग के यहाँ पे तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू p, यानी p इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ऐसे आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10, इफ द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैराग्राम, आई थिंक एग्जाम्पल 9 और अच्छा एग्जाम्पल 10 दो बार आ गया। अच्छा आपका एक और एग्जाम्पल नहीं छूटा, है ना, कोई ये स्लाइड रिपीटेड है, इसको छोड़ दें आप, है ना। NCERT एग्जाम्पल, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3,4 एंड k,6 इज p x, y एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे करेंगे सर? देखो सबसे पहले तो आप एक ये बना दो, क्लियर हो गई बात। उसमें बोला है कि इसमें a और b है, तो हमने एक साइड पे a कर दिया, तो ये आपका a मान लो, और a के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,4 है, तो लिख दो यहाँ पर 3, b के कोऑर्डिनेट्स की अगर आप बात करें तो सर b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? b के कोऑर्डिनेट्स है k,6। अच्छा, और इसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो मुझे इसका x, y अगर निकालना है तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 प्लस k डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो ये क्या मिल जाएगा सर? 3 प्लस के कितना होता है? 3 प्लस के ही होगा, अपॉन में 2 ही होगा, 4 प्लस 6 कितना होगा? 10/2 कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, यानी ये आपका हो गया 3 प्लस k/2, 5। ये हो गया आपका x, y। अब यहाँ से आप जब देखना, x की वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाए, वो k के टर्म्स में रहेगा, लेकिन y आपको दिख रहा होगा 5 है। y कितना है? y 5 है। अब अगर y 5 है तो इसका मतलब यह है कि अब इक्वेशन में दिया कि x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा सॉल्व करो। सो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू तो 5 है, वो मैं यहाँ रख दूंगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 अब इसको माइनस करते देखो, x t इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है, जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 5 आना चाहिए। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अगर 5 है, इसका मतलब कि 3 प्लस के डिवाइड बाई 2 जो है वो 5 आएगा। 5 2 हो जाएगा आपका 10, तो 3 प्लस के इज इक्वल टू 10 और 3 को लगे माइनस करो तो k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। तो ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का सवाल था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, द मिड पॉइंट्स ऑफ DEF। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स फॉलो करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेसिक फॉलो करते चांसेस कम है कि पूछा जाए, ठीक है। तो क्या बोला, द मिड पॉइंट DEF। तो सबसे पहले एक काम करो, द मिड पॉइंट DEF ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के मिड पॉइंट मान लो DEF। तो देखो हमने इसका मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट बना लिया। किसको बना लिया हमने, इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसको कर दो छोटा, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। समझ आ गई बात। अब क्या करना है आपको, नीचे वाले का भी मिड पॉइंट, जैसे मान लो इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसका मिड पॉइंट हो गया आपके पास ये, अंडू कर दो इसको, तो छोटा करेंगे इसको, ये आ गया यहाँ पे। अब लेंगे नेक्स्ट मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे, और यहाँ से इसका मिड पॉइंट बना दो ऐसे, इसमें ज्वाइन कर दो। फिर आप सिमिलरली इस पॉइंट से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर हो गया मेरी बात है। अब आपको नाम दे देना है, ये आपका D है, ये आपका E है, ये आपका F है, और जो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो ये आपको कोऑर्डिनेट्स इसके दिए हुए हैं, DEF के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। देखो, द मिड पॉइंट DEF ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 3,4, 8,9 एंड 6,7। तो ये हो जाएगा आपका 3,4, और दूसरा दिया हुआ है आपको 8,9 एंड थर्ड वन इज 6,7। आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो आपसे बोला क्या है, आपसे बोला कि आप ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बता दो, आप ABC बता दो। तो मान लीजिए कि A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट को मान लो आप x2, y2, x2, y2, और इसे कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x3, y3, x3, y3, ठीक है, डन। x2, y3, y2 होगा ना, y2। क्लियर, हमने ऐसे कोऑर्डिनेट्स को मान लिया, और ये चीज़ हमारे पास इतनी ऐसे दे रखी है। तो अब आप बताओ सर कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की वैल्यू क्या आएगी। ज़रा सोचो समझो, और ज़रा मुझे बताओ कि ये जो इसका मिड पॉइंट आया हो, क्या वो इन दोनों को ऐड करके आया होगा क्या। मतलब ये कि 3,4 जो है, ठीक है, 3,4, या फिर आप इनका x कोऑर्डिनेट निकालो। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। पहला पार्ट आ गया। y के बारे में अगर अपन चर्चा करें, है ना, तो y के बारे में अगर अपन देखें, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करो। y के बारे में अगर आप देखो, ठीक है, तो y के बारे में आपको क्या मिलेगा। सो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा y1 प्लस y2/2। y1 कितना है, y1 प्लस y2, और y की वैल्यू देखो आपको दी हुई है, y की वैल्यू हमारे पास है 4। तो 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। पहला पार्ट क्लियर। दूसरे पार्ट मान लो, इसमें इसका x कितना है, 8। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। अब इसके y कोऑर्डिनेट की बात करूँ, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y2, है ना। इसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैसे आएगा, y2 प्लस y3 है ना। तो y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। सो ये दूसरा काम हो गया। अब थर्ड वाले पे आ जाए, इस वाले में x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड लास्ट y में y कितना दिया हुआ है, 7। तो y1 प्लस y3 करना होगा अपने को। तो y1 प्लस y3 अपॉन में 2 करने पे आ जाना चाहिए 7। इसका मतलब कि y1 प्लस y3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। समझ आ गई बात, क्लियरली समझ में आ गई। अब ये सभी को आप ऐड करो, सभी को ऐड करोगे, ठीक है, x1 x2 y1 y2 x2 x3 सबको ऐड कर दो आप। जब आप सभी को ऐड करेंगे, देखो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, हमने ऐड किया x1 प्लस x2, फिर अगला क्या है y1 प्लस y2, फिर नेक्स्ट क्या है x2 प्लस x3, फिर उसके बाद क्या है y2 प्लस y3, फिर इसके बाद क्या है x1 प्लस x3, एंड देन आफ्टर क्या है y1 प्लस y3। अब अगर नंबर्स की बात की जाए तो इसके इक्वल में क्या है, देखो 6, 8, 16, 18 ना।
तो 6 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 14। अब देखना एक बहुत ही काम की चीज़, ठीक है, बहुत ही काम की चीज़, यहाँ पे आपको x1 देखो 2 बार नज़र आएगा, x1 जो है आपको 2 नज़र आएंगे, ये x1 हो गया, और ऐसे ही आप आगे बढ़ो तो ऐसा x1 आपको यहाँ देखने मिलेगा। आपको देखो x2 एक बार हो गया और एक बार x2 और देखने मिलेगा, देखो x2 हो गया। फिर आपको x3 की बात करें तो x3 भी एक बार हो गया, और देखो यहाँ पे भी यहाँ कहीं ये रहा x। तो x1 2 बार, x2 2 बार, x3 भी 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो कि हर एक चीज़ 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स। अच्छा, आपको इंडिविजुअली एक काम करो ना, इन सबको एक साथ ऐड करने के बजाय सबके x कोऑर्डिनेट को अलग ऐड कर दो, सभी के x कोऑर्डिनेट को अलग अलग आप ऐड कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से काटना पड़ेगा। आयुष ध्यान रखना ना, मेरे को बताना, मैं तुझे याद दिला दूँगा, बता दूंगा कहाँ कट करना है। ये हाँ, इस साइड वाला यहाँ से सिंक करना लाइन में आने के बाद। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब क्या हो कि सभी के x कोऑर्डिनेट को अलग ऐड करो और y कोऑर्डिनेट को अलग ऐड करो। तो x वाले को ऐड करना है, x वाले ऊपर दे रखे हैं, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस ये कितना दिया x2 प्लस x3, और ये कितना दिया हुआ है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 6, 16 और 12, तो 6 प्लस 16 प्लस 12। अब देखना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा 28, 28 प्लस 6 कर दो, ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 2 ले लो कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 34, और ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 17, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17 आ जाएगी। ये काम की इक्वेशन है। अब इसके आगे क्या करेंगे सर, देखो इसके आगे क्या करना है आपको, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 6, मतलब ये कि x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर 6 है तो इसकी जगह मैं 6 रख सकता हूँ, रख सकते नहीं सकते? तो इसी जगह अगर हमने 6 रख दिया तो 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 17 दिया है, माइनस कर दो तो x3 इज इक्वल टू देखो 11 आ जाएगा। आ गया। अगले पार्ट में आप देखोगे कि x2 प्लस x3 की वैल्यू 16 दी हुई है, x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो 16 दी हुई है, तो यानी x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो 16 है। अब यहाँ पर रख दो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 70, क्लियर। इसकी वैल्यू जो अपने पास कितनी दी हुई है 16, तो x1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17, डन। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 माइनस 16, यानी x1 की वैल्यू जो आपकी 1 आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। देखो आपका x3 आ गया, आपका x1 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब आपको x2 निकालना है। अब देखो x1 आप गया, x2 है, ये 1 है, ये 11 है, तो 11 प्लस 1 कितना आ गया 12, और ये टोटल कितना आ रहा है 17, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी आपकी x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको लिख देना है 5। अब सिमिलरली आपको सभी के y कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है, तो ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये ऐड कर लो कितना आ जाएगा 8, 18 कितना 26, 26 प्लस 14 ऐड कर लो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, जो कि कट हो गया आपका हो गया 20, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20। अब आगे कैसे होगा, देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 8 दी हुई है, वही वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ 8, तो ये हो गया 8 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, यानी y3 की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो आ रही है 12, y3 की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब अगले लाइन में देखो y2 प्लस y3 दिया हुआ है, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, इनकी वैल्यू दे रखी है अपने को 20 दे रखी है, और देखो यहाँ पे y2 प्लस y3 की वैल्यू 18 है, तो इसकी जगह पर मैं 18 रख देता हूँ, तो y1 प्लस 18 इज इक्वल टू 20, यानी y1 इज इक्वल टू मेरा 2 आ जाएगा। एंड अगर ये 2 है ये 12 है, तो 12 और 2 कितना हो गया 24, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, इसका मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपका y2 कितना आ जाएगा, तो y2 आपका मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। सो सभी की हमने इंडिविजुअल x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकाल ली, सभी वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ गया। एक बड़ा सवाल है, 3 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा, 3 नंबर में आपका दे सकते हैं ये चीज़, है ना, और आपको ये चीज़ ऐसे सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो इसके PDF नोट्स वगैरह के बारे में आइडिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों कवर किया है, तो ध्यान रखना
इसके बाद आप 7.2 करने के लिए कैपेबल हो तो आप 7.2 पर खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 7.2 का सॉल्यूशन, ठीक है सर, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर यू, बाय।